हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्विज क्लास 2 लेके आया हूं, जो हमारा टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे बेस है। तो जैसा कि हमने एक हमारी क्विज क्लास हो गई है इसी टॉपिक पे, यह दूसरी क्विज क्लास है जो आज 20 क्वेश्चन को कवर कर देगी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे देखते हैं हमारे 10 MCQs क्या क्या है। तो आज का हमारा पहला MCQ है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज सजेस्टेड मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड इन द प्लेस ऑफ मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, तो किसने कहा है कि सैन्य प्रकार के फॉर्मन के स्थान पर बहुलता का सुझाव दिया कि कमांड की बहुलता होनी चाहिए। ठीक है, कि आदेश की एकता के स्थान पर कमांड की बहुलता की बात कौन करता है ना। तो पहला ऑप्शन है हेनरी फ्योल, सेकंड है लूथर गुलिक, थर्ड है FW टेलर, देन फोर्थ है उर्विक। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है थर्ड, FW टेलर। इन्होंने आदेश की एकता की जगह पे आदेश की बहुलता की बात की थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक पर्यवेक्षक, ठीक है, कम से कम अपने अधीनस्थ 8 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है, तो इसकी बात इन्होंने कही थी। तो सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टेलर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप लीड्स टू। अब यहाँ पे टेलर ने दिया था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जैसा कि सभी को पता है कि इन्होंने एक अपना, ठीक है, टेक्निक दी इन्होंने। ठीक है, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप दी। ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट में किस और कॉन्सेप्ट है जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है। पहला डबल कमांड, सेकंड है मल्टीपल कमांड, थर्ड है स्पेशलाइजेशन, देन फोर्थ है नेगोशिएशन ऑफ एन यूनिटी ऑफ कमांड। जिसे बोलता है कि पहले डबल कमांड होनी चाहिए, एकाधिक कमांड होना चाहिए, मतलब एक से अधिक कमांड होना चाहिए। थर्ड है विशेषज्ञता, उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। फोर्थ है आज्ञा की एकता का निषेध, मतलब आदेश की एकता का निषेध। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा मल्टीपल कमांड तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा ना, एक से जो एक पर्यवेक्षक होता है वो एक से अधिक अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करेगा। तो एक तो सेकंड तो है, तो सेकंड को आप देख लीजिए। तो हमारा डी हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो डी नहीं होगा। बाकी ए, बी एंड सी है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इन्होंने स्पेशलाइजेशन की बात की, इन्होंने मल्टीपल कमांड की बात की, इन्होंने नेगेशन ऑफ एन यूनिटी ऑफ कमांड की बात की, कि इन्होंने आदेश की एकता का इन्होंने विरोध किया, उसका निषेध किया। ठीक है, यह बताना। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टेररिज्म टूक शेपन, जो हमारा स्टॉकहोम जो आंदोलन हुआ था, तो यह कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो यह बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है USA, USSR, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, हमारा हुआ था USSR में हुआ था, जो कि हमारा आज के टाइम पे रूस में आता। ठीक है, जो सोवियत संघ कहलाता था पहले 1990 को पहले। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द बेसिक थीम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट बताना है कौन सी बेसिक थीम नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, देन थर्ड है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देन फोर्थ है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, देन फिफ्थ है ओवर डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब कि सहयोग होना चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, ना कि अंगूठे का नियम नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में प्रतिबंधित आउटपुट के स्थान पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, मतलब मोर आउटपुट की बात करता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि इतना आउटपुट को आपने लिमिटेड रख दिया कि नहीं इतना आउटपुट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, कि उसमें दक्षता और समृद्धि उसमें हो। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला कोड है 1 to 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड नन ऑफ द एबव। आंसर आपका है नन ऑफ द एबव। अब यह इसीलिए कन्फ्यूजन में डाला गया है क्योंकि कई सबको लगेगा, ठीक है, कि ये 1 2 3 4 एंड 5 ये तो सभी सही है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें कौन सा सही नहीं है? ये सभी सही है, ठीक है, तो इसका आंसर तो नहीं होगा, तो इसका आंसर इस तरीके से हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, और यह इसी बेस पे आज जो हमारा दिसंबर 2019 में जो पेपर क्वेश्चन एक पूछा गया था टेररिज्म से, और यही क्वेश्चन था। ठीक है, कि वहाँ पे हार्मनी की बात की करता है नहीं करता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है और पिछली बार भी हुआ है और ये अक्सर होता है यार। ठीक है,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू वेबर कैन बी टर्म्ड एज लीगल बिकॉज। अब यहाँ बताना है कि नौकरशाही जो है को कानूनी कहा जा सकता है क्योंकि। अब यहाँ पे लीगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड है द स्टाफ मेंबर आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो यह कहता है कि पेशेवर योग्यता के आधार पर किया जाता है। थर्ड है अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय मीन ऑफ अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रोसीजर्स। देन फोर्थ है द मीन आर एक्सप्रेसली डिजाइन टू अचीव सर्टन स्पेसिफिक एंड, ठीक है। कोड देखते हैं 1 2 3 2 3 3 4 ओनली 3। आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है ओनली 3, जो कि इसकी बात करता है कि अथॉरिटीज एक्सरसाइज बाय मीन ऑफ अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पर रूल एंड और सभी क्यों नहीं होगा, और ऑप्शन तो सभी सही हैं, ठीक है। ऑप्शन तो आपके इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी बात तो डोएटोल्डो ने भी कहा था, ठीक है, 1955 में जब हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो नौकरशाही उपागम है वह सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, और इसकी अनुशंसा उन्होंने कही थी। और सच में ये जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इसको सबसे उपयोगी माना गया है, ठीक है, सभी अप्रोच में। तो यह ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि टर्म एज लीगल, ठीक है, कि लीगल के तौर पे किस तरीके से आप इसको देखते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटीज एक्सरसाइज बाय मीन ऑफ अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रोसीजर, ठीक है, बस रूल एंड प्रोसीजर की बात जहाँ होगी वहाँ पे कानूनी होगा। जैसे इसके 3 टाइप्स थे ना, एक पारंपरिक था, सेकंड है कानूनी था, ठीक है, तो ठीक है, एक था करिश्माई, ठीक है, जो हमारे बोलते हैं ना कि करिश्माई नेतृत्व होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए या पारंपरिक होना चाहिए। 3 टाइप की बात करते हैं, तो उसी 3 टाइप में से यह क्वेश्चन आया है कि कानूनी किससे कहा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 6th क्वेश्चन क्या कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्रिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट करेक्ट इट इज बिहेवियर बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है थॉमस कार्लाइल, सेकंड है H.K. मर्टन, थर्ड है H.A. साइमन, हर्बर्ट साइमन, देन माइकल क्रोची, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कीवर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है माइकल क्रोजिया, ठीक है, M. क्रोजिया जिससे वो बोलते थे, ठीक है। तो इसको आपको कीवर्ड से याद करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, वेबर्स एनालिसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज फ्रॉम, ठीक है। अब वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को किस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से विश्लेषण किया, किस आधार पे किया था। तो पहला है राजनीतिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार, आर्थिक आधार या सांस्कृतिक आधार, ठीक है। ऑप्शन है 1 2 ओनली 1, 2 3 ओनली 2, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है 4 ओनली 2, क्योंकि इनका जो आधार था वो समाजशास्त्री था। टेलर को बोला जाता है ना कि जो मैक्स वेबर हैं उन्हें बोला जाता है ना कि यह इनका जो अध्ययन था वो समाजशास्त्री पे बेस्ड था, ठीक है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में इनका विश्लेषण उस पर आधारित था, ठीक है, और इन्हें समाजशास्त्री, ठीक है, हम विचारक भी कहा जाता है। 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा आज का 8th क्वेश्चन क्या कहता है, द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर। अब यहाँ बताना है कि अब कुछ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ब्यूरोक्रेसी की, तो कुछ होती हैं हमारी संरचनात्मक होती हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। तो यहाँ पे बिहेवियरल आपको, ठीक है, व्यवहारगत विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है, ये कौन सी इसमें है। तो पहला ऑप्शन है रैशनैलिटी एंड रोल स्पेसिफिसिटी एंड इम्पर्सनैलिटी, ठीक है। थर्ड है हमारा इम्पर्सनैलिटी एंड रूल ओरिएंटेशन। देन फोर्थ हमारा रैशनैलिटी एंड सिस्टम ऑफ रूल, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर हमारा थर्ड है, जो कि इम्पर्सनैलिटी एंड रूल ओरिएंटेशन, यह बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब इसके सेकंड ही मैंने इसलिए यही क्वेश्चन डाला कि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो और आपको यह चीज़ क्लियर रहे। द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड, ठीक है। पहला ऑप्शन है हायरार्की, रूल ओरिएंटेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, रोल स्पेसिफिसिटी, इम्पर्सनैलिटी।
आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है 1/3 and 4। ठीक है, हायरार्की होनी चाहिए, डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने इससे पहले हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि इम्पर्सनैलिटी जो था, ठीक है, तो हमारा बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे इसलिए चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ 5 हो वहाँ पर हटा सकते हैं, तो बी एंड डी बिल्कुल ही हट जाता है, आपका ए एंड सी में कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो हमारा 10th क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन तो यही कहता है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी इज सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन। तो वेबर के अनुसार क्या है कि नौकरशाही संगठन के किसी अन्य रूप से बेहतर है। क्योंकि उन्होंने कुछ विशेषताएं दी थी जो नौकरशाही को बेहतर बनाती है और हमारे अप्रोच से। ठीक है, तो पहला है शुद्धता, स्थिरता, अनुशासन, विश्वसनीयता। ठीक है, तो हमारा कोड क्या है? 13134 234 123 एंड 4। आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जो हमारा नौकरशाही है उसमें हमारे शुद्धता तो होती है, जिसे हम प्रिसिशन बोलते हैं ना, स्थिरता उसमें होती है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, कि एक हमारे प्रशासन को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, अनुशासन, अब वहाँ पे एक आपको जब हायरार्की होगी तो हायरार्की में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, एक के बाद उसमें विश्वसनीयता भी होती है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।